हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज का सेकेंड डे है आज, और आज हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन डिटेल वाइज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन ए डाटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्यूपल, फील्ड, रिकॉर्ड या ऑल ऑफ द अबव। एक डाटाबेस टेबल में जो इंफॉर्मेशन का कैटेगरी होता है हम उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो हम लोग फील्ड बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज? डॉक्टर एस आर रंगनाथन कमेटी, महित्रा कमेटी, कोठारी कमेटी या करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन एलआईएस? किस कमीशन ने 10% कॉलेज के बजट का लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए रिकमेंड किया था, वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा कोठारी कमेटी होगा। इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो अपना, उससे पहले हम ये वाला स्लाइड देखते हैं। लाइब्रेरी कमेटी जो है 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा बताई गई थी। रिव्यू कमेटी 1961 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। एजुकेशन कमीशन डीएस कोठारी। महित्रा कमेटी आरसी कोठारी 1983 में। कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज 1988 में प्रोफेसर यशपाल। और करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी 1990 में। अब इसके कुछ, अब देखिए जो लाइब्रेरी कमेटी 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा बताया गया है, उन्होंने इसमें रंगनाथन जी ने इस कुछ स्टाफ फार्मूला रिकमेंड किया था यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी में आ चुका है। इसमें मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस डाले हैं और मैं जितने भी डे 1 डे 2 करके जितने भी मैं 10-10 क्वेश्चंस आपको डिटेल वाइज एक्सप्लेन करूंगी, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक्विजिशन सेक्शन में रंगनाथन जी के स्टाफ फार्मूला के हिसाब से एक पर्सन होना चाहिए 6000 टाइटल्स को देखने के लिए। रेफरेंस सेक्शन में एक पर्सन होना चाहिए 50 रीडर्स के लिए। पीरियोडिकल सेक्शन में एक पर्सन होना चाहिए 500 टाइटल्स के लिए। और सर्कुलर सेक्शन में एक पर्सन होना चाहिए 1500 रीडर्स के लिए। अब ये हमने कमिटीज देख लिया। उसके बाद कुछ कमिटीज को हम लोग डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे। जैसे हंटर कमीशन 3 फरवरी 1892 को आया। अब उसके बाद जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है उसने 3 फरवरी 1882 को जो विलियम विल्सन हंटर के द्वारा इसको स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो मतलब जो रेगुलेटिंग होता है वो 1892 से स्टार्ट हुआ था। लेकिन ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, 1882 या 1892, कोई एक ही रहेगा। मैक्सिमम 1882 ही रहता है, तो आप इसी को ज्यादा फेवर कीजिएगा। फिर बोला द हंटर कमीशन वाज द फर्स्ट कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। हंटर कमीशन पहला कमीशन था जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए चलाया गया था। हंटर कमीशन का ही दूसरा नाम है एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हंटर कमीशन को अपॉइंट किया था लॉर्ड रिपन ने। और इसका जो रिपोर्ट है, हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट है वो 1882 में सबमिट किया गया था। किसके चेयरमैनशिप में? सर विलियम विल्सन हंटर के द्वारा। ये पहला ऐसा कमीशन था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था इंडिया में, ताकि इंडिया में लाइब्रेरीज का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो ऐसी कमीशन का क्या नाम रखा था? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में के लाइब्रेरीज को डेवलपमेंट के लिए हंटर कमीशन। इससे कुछ रिलेटेड लोग हैं जैसे सैयद मोहम्मद भूदेव मुखर्जी, आनंद मोहन बोस और केटी तेलांग। ये सब किससे रिलेटेड है? हंटर कमीशन से। तो हंटर कमीशन हमने समझ लिया। उसके बाद आता है हमारा सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन जो हमारा फॉर्म हुआ है 1970 टू 1919। जो सैडलर कमीशन है वो जो किसके चेयरमैनशिप में था? माइकल सैडलर, जो कि वाइस चांसलर थे लीड्स यूनिवर्सिटी के। सर माइकल अर्नेस्ट सैडलर जो है सैडलर कमीशन से बिलोंग करते हैं। सैडलर कमीशन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से भी रिलेटेड है, इसीलिए सैडलर कमीशन का दूसरा नाम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कमीशन भी बोला जाता है। इसमें जो है सर आशुतोष मुखर्जी, जिसको बंगाल का टाइगर जाना जाता था, वो जो थे सैडलर कमीशन के एक मेंबर थे। तो हमको ये भी याद रखना है। सैडलर कमीशन इस चीज से रिलेटेड था कि इंडिया के स्टेट्स में किस टाइप का एजुकेशन स्टेटेड है, किस टाइप से एजुकेशन चल रहा है, ये जो है सैडलर कमीशन के द्वारा सैडलर कमीशन इससे रिलेटेड है। दूसरा कि यहाँ पे सैडलर कमीशन में ये बताया गया है, मेन इसका एजेंडा ये था
कि यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरियन है उसका जो सैलरी और जो रिस्पेक्ट, उसका जो रैंक है वो भी एक जो प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी के उसी के बराबर होना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन को प्रोफेसर से कम नहीं आंकना चाहिए। तो यहाँ पे सेम रैंक और सर्विस जो दिलाने का जो प्रक्रिया था, ये जो रिकमेंडेशन दिया गया था किस कमीशन के द्वारा, तो सैडलर कमीशन के द्वारा। आपने देखा होगा कि कॉलेज का जो लाइब्रेरियन होता है उसकी सैलरी प्रोफेसर के बराबर की होती है, लेकिन अगर वर्क देखा जाए तो थोड़ा सा वर्क जो होता है लाइब्रेरियन का थोड़ा कम होता है। तो इस सैडलर कमीशन में यही बात बताया गया है कि सैडलर कमीशन में जो यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन है वो प्रोफेसर के बराबर का ही उसको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, उसी के बराबर का ही उसको सैलरी पैकेज भी मिलेगा। और इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कमीशन भी कहा जाता है। 1917 में स्टार्ट हुआ। सर आशुतोष मुखर्जी जो बंगाल के टाइगर के नाम से जाना जाता है वो सैडलर कमीशन के मेंबर रह चुके हैं। इन्होंने इंडिया के स्टेट्स में किस टाइप का एजुकेशन स्टेटस है इससे रिलेशन रखता है हमारा सैडलर कमीशन। और ये किसके चेयरमैनशिप में था, तो माइकल सैडलर। अब हम देखेंगे केनियन कमेटी। केनियन कमेटी जो है 1924 में फॉर्म हुआ और ये जो है यूके की कमेटी है जो कि यूके में से रिलेटेड रखती है। यूके का जो पब्लिक लाइब्रेरी है वहाँ से रिलेशन रखती है इसने अपना जो रिपोर्ट है 1927 में सबमिट किया। अब केनियन कमेटी के द्वारा क्या कहा जाता है कि Public library is an important tool for the prosperity of the country and it is necessary for the progress of civilization and education of the society. Such libraries prove to be helpful to a man in his struggle for life, said this word by the Kenyan committee in its report. पब्लिक लाइब्रेरी जो है किसी भी कंट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। उसको किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर एक इस जगह पे लाइब्रेरी रहेगी तो वहाँ के जो उस एरिया से जितने भी लोग बिलोंग करते हैं वो सभी शिक्षित होंगे और लोग शिक्षित होंगे तो हमारी कंट्री अपने आप ही प्रोग्रेस करेगी। तो लाइब्रेरी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो कोटेशन है ये केनियन कमेटी के द्वारा दिया गया था जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी को बहुत इंपॉर्टेंट टूल बताया गया है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो हमको ये भी याद रखना है। केनियन कमेटी जो है यूके से बिलोंग करती है। फिर सर फेडरिक केनियन जो केनियन कमेटी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो 1927 में सबमिट किया केनियन रिपोर्ट के नाम से। तो ये था हमारा केनियन कमेटी। अब नेक्स्ट है हमारा राधा कृष्णन कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। राधा कृष्णन कमीशन जो है 1948 में आया और ये एकेडमिक लाइब्रेरी से रिलेटेड था। राधा कृष्णन जो उन्होंने सजेस्ट किया कि 6.5% जो है हमको यूनिवर्सिटी के बजट का लाइब्रेरीज में खर्च करना चाहिए। हम लोग को 6% जो है कॉलेज का बजट, जो भी है कॉलेज का बजट उसका 6% हमको कॉलेज की लाइब्रेरी पे खर्चा करना चाहिए। राधा कृष्णन ने एक फार्मूला भी रिकमेंड किया जिसमें ये बताया कि जो 100 फार्मूला ऑफ रुपीज़ जो लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए 100 रुपये पर टीचर देगा और जो स्टूडेंट है वो 40 रुपये देगा ताकि कोई भी लाइब्रेरी अपने जो लाइब्रेरी है वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को ही राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जाना जाता है और इसको जो है चेयरमैन किसके अंदर हो रहा था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अंदर इस कमेटी को रेगुलेट किया जा रहा था। अब नेक्स्ट हमारा मुंडलेयर कमीशन, इसी का दूसरा नाम है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है 1952 या 53 आप मान के चल सकते हैं, इसको जो है मुंडलेयर कमीशन बोलते हैं। मुंडलेयर कमीशन भी जो हमारा एकेडमिक लाइब्रेरी से ही बिलोंग करती है। फिर मुंडलेयर कमीशन जो है 1952 में आई और मुंडलेयर कमीशन जो है किसके चेयरमैनशिप में वर्क कर रही थी, तो आर्कॉट लक्ष्मण स्वामी मुंडलेयर। और ये इनको जो है पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 1954 में और पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1954 में और पद्म विभूषण 1963 में इनको अवार्ड मिला था। ये जो है 46वें जनरल सेक्रेटरी थे किसके, तो इंडियन साइंस कांग्रेस के, जो कि 1959 में हैंडल हुआ था। मुंडलेयर कमीशन ने क्या सजेशन दिया था कि एजुकेशनल लाइब्रेरी को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। इसी की वजह से जो हमारे स्कूल्स के लाइब्रेरी, जो हाई स्कूल के जो लाइब्रेरी हैं उसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। जैसे जो हमारे स्कूल में जो प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन, तो सेकेंडरी सेक्शन के जितने भी लाइब्रेरीज हैं उसके डेवलपमेंट के लिए ये कमीशन को क्या किया गया था, रिकमेंड किया गया था। तो हमको इसको याद रखना है, मुंडलेयर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के लिए।
फिर नेक्स्ट है हमारा सिन्हा कमेटी। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है सिन्हा कमेटी के वो थे, सिन्हा कमेटी 1957 में आया और ये केपी सिन्हा के अंतर्गत क्या हो रहा था, रेगुलेट हो रहा था। सिन्हा कमेटी का ही दूसरा नाम एडवाइजरी कमेटी है। लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी 1957 में बनी और जो इसको चेयरमैन कौन कर रहे थे, चेयरमैनशिप केपी सिन्हा कर रहे थे 1957 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1959 में और इन्होंने एक ड्राफ्ट भी बताया, जो भी रिपोर्ट उनका नाम, उस ड्राफ्ट का क्या नाम था, पब्लिक लाइब्रेरी बिल। और सिन्हा कमेटी के द्वारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन दिया गया था, पब्लिक लाइब्रेरीज आर स्टैग्नेशन पोल्स ऑफ बुक। ये किसने बताया है, सिन्हा कमेटी ने। तो इसका मतलब है कि पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है वो बुक्स को क्या करती है, एक टाइप की स्थिरता, मतलब स्थिर प्रदान करती है। तो ये किसने बताया था, सिन्हा कमेटी ने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमीशन आता है यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी या रंगनाथन कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसे तो सारी कमेटीज इंपॉर्टेंट है, इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं वो भी आपको बता दूंगी। रंगनाथन कमेटी जो है 1957 में इस्टेब्लिश किया गया, किसके कोलैबोरेशन से, तो यूजीसी के कोलैबोरेशन से। और उस टाइम पे जो ये प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर ऐसा रंगनाथन ही थे और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये था कि आप किस तरीके से हायर एजुकेशन के लिए लाइब्रेरीज को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और उन्होंने अपना जो रिपोर्ट है इस कमेटी से रिलेटेड 1961 में सबमिट किया। और रंगनाथन कमेटी को ही हम लाइब्रेरी कमेटी भी कहते हैं। लाइब्रेरी कमेटी जो है इसने ये बताया कि किस तरीके से आप अपने लाइब्रेरी के में किस टाइप के आप वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, कहीं बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप अपनी लाइब्रेरीज में आप कहाँ की लाइब्रेरी, आप इसमें किस टाइप के सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे, किस टाइप की बुक्स को इंक्लूड करेंगे, आपकी लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स क्या होगी, फर्नीचर कैसी होगी, फिटिंग कैसा होगा, सब कुछ जो है रंगनाथन कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया। रंगनाथन कमेटी को ही पब्लिक लाइब्रेरीज ए स्टैटिक कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट कहा जाता है। रंगनाथन कमेटी ने 1957 में एक फॉर्मूला दिया जिसमें ये बताया गया कि 200 रुपये पर टीचर देगा, 15 रुपये पर स्टूडेंट देंगे ताकि लाइब्रेरीज का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। फिर बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, फिर बोल रहा है कि जो इसी कमेटी ने लाइब्रेरीज में कितना पैसा खर्चा होगा, हर एक बुक में कौन कौन सी मटेरियल आएगी, वो सबसे रिलेटेड जितना पैसा खर्चा होगा इस कमेटी के द्वारा बताया गया। फिर बोल रहे हैं कि लाइब्रेरी रंगनाथन कमेटी ने जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइब्रेरी दोनों को कंस्टिट्यूट किया। ऐसा नहीं कि बस एक ही, दोनों के लिए इस कमेटी ने क्या किया, रूल्स बनाए। यूजीसी प्रिपेयर्ड ए कमेटी अंडर द, यूजीसी ने कमेटी प्रिपेयर की किसके अंडर में, किसके चेयरमैनशिप के अंडर में, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अंडर में। किसके लिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइब्रेरीज के लिए। कौन सी ईयर में, तो 1957 में। द रिपोर्ट ऑफ दिस कमिटी वाज पब्लिश्ड बाय यूजीसी अंडर, जो ये इस कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया उस रिपोर्ट का नाम था, उस रिपोर्ट के टाइटल का नाम था डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज। अब उसके बाद हमारा आता है कोठारी कमीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। कोठारी कमीशन जो है 14 जुलाई 1964 में आया और ख़त्म हो गया 29 जुलाई 1966 में। ये इसको कौन चेयरमैनशिप कर रहा था, तो दौलत सिंह कोठारी। और इसमें के द्वारा फार्मूला दिया गया कि 300 रुपये पर टीचर देगा, 25 रुपये पर स्टूडेंट देंगे ताकि कॉलेज की लाइब्रेरी का क्या हो सके, डेवलपमेंट। The National Education Commission was formed in 1964 under their chairman। इस कोठारी कमीशन को ही नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। कोठारी कमीशन ने ये सजेस्ट किया कि 6% से 10% तक का जो बजट है, एजुकेशन जो बजट है वो हमको लाइब्रेरीज पे खर्च करने चाहिए। तो ये था हमारा कोठारी कमीशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों लाया गया इस कमीशन को, ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, लाइब्रेरी का क्या हो सके, आउटपुट अच्छा हो सके। फिर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन हम प्रमोट कर सके, लोग आके पढ़े, सोसाइटी बिल्डअप हो, एजुकेशन सभी को लोग मॉडर्नाइजेशन, लोगों की थिंकिंग मॉडर्न हो, डेवलपिंग वो समाज को लेके चलना सीखे, उनमें मोरल इथिक्स है, आध्यात्मिक तरीके से भी वो डेवलप कर सके। बहुत सारे पर्सन्स आपने देखे होंगे कि लाइफ में तो बहुत अच्छा कुछ कर लेते हैं लेकिन वो अपने लेवल पे कुछ अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते, अपनी लाइफ में उनकी भगदड़ मच रही होती है। तो हम लोग को किसी भी इंसान का 2 टाइप का डेवलपमेंट होता है, एक तो मनी से रिलेटेड और एक वो स्पिरिचुअल से रिलेटेड। तो जो स्पिरिचुअलिटी भी इंसान के अंदर होनी चाहिए और अपने कमाने के लिए तो उसके अंदर इतना स्किल होना ही चाहिए कि वो अपना कुछ अर्निंग कर सके।
तो ये सारा कुछ देख के लैब कोठारी कमीशन के द्वारा कोठारी कमीशन ने ये स्कीम लेके आए वो लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लेयर्स ऑफ OSI मॉडल आर फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर या ऑल ऑफ दिस। तो OSI मॉडल का आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा इसका लेयर है। तो OSI मॉडल के जो लेयर्स हैं वो सारे हैं फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। अब देखिए जो लेयर्स ऑफ OSI मॉडल पे मैंने एक डिटेल लेक्चर ले रखा है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं नहीं उतना डिटेल बताऊंगी, उसके लिए आपको वो वाला लेक्चर देखना होगा। तो देखिए लेयर्स ऑफ जो OSI मॉडल है वो 1977 में बताया गया, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके द्वारा जो है ISO के द्वारा OSI मॉडल को बताया गया 1977। ISO मॉडल के 7 लेयर्स होते हैं, फिजिकल लेयर, डाटा लाइन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये सातों लेयर के नाम एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ISSN कंजिस्ट ऑफ। ISSN जो है वो कितने डिजिट्स का होता है, 8 डिजिट, 13 डिजिट, 7 डिजिट्स या 10 डिजिट्स। तो ISSN जो है 8 डिजिट का होता है। ISSN का फॉर्मूला होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, जो कि 2 ग्रुप में फॉलो होता है। 2 ग्रुप में इसको बांटते हैं। पहला जो 4 डिजिट होता है वो हाइफन से सेपरेटेड होता है। ये टोटल 8 डिजिट के होते हैं, जिसको हम चेक डिजिट बोलते हैं। तो ये हमको याद रखना है कि ISSN का फॉर्मूला होता है द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। 4 के पे एक 4 डिजिट के बाद एक हाइफन लगा रहता है। 8 डिजिट्स को हम लोग टोटल 8 डिजिट्स को हम लोग चेक डिजिट बोलते हैं, और ISSN नंबर 8 डिजिट का होता है। उसके बाद हम लोग को ये याद रखना है कि ISBN नंबर जो होता है 13 डिजिट्स का होता है, और ISSN नंबर जो होता है 8 डिजिट्स का होता है। ISBN नंबर पे मैंने एक डिटेल लेक्चर ले रखा है, तो आप लोग वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा चैनल से जाके। उसके बाद द मार्क टैग 250 कंजिस्ट ऑफ 250 इंडिकेट्स। द मार्क टैग 250 इंडिकेट्स पब्लिकेशन, एडिशन, सीरीज एडेड, एंट्री या पर्सनल नेम, सब्जेक्ट हेडिंग। आपको बताना है कि मार्क टैग 250 जो है क्या इंडिकेट करता है। मार्क पे मैंने एक डिटेल लेक्चर ले चुकी हूँ मैं, वेरिएबल और फिक्स टैग। तो आप लोग वहां से पूरा इस वीडियो को देखिएगा, मार्क को पूरा, आपको पूरा मार्क के बारे में समझ आ जाएगा। तो मार्क टैग 250 जो है एडिशन को बताता है। यहाँ भी मैंने एक एक्सप्लेनेशन पे लिख दिया है। जैसे ये टैग है, टैग का पूरा लिस्ट है। 00 से कंट्रोल नंबर, क्लासिफिकेशन नंबर, 100 से मेन एंट्रीज, 200 से टाइटल्स, 300 से फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 400 से सीरीज स्टेटमेंट, 500 से नोट्स, 600 से सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड, 700 से एडेड एंट्रीज, 800 से सीरीज एडेड एंट्रीज, 900 से रिजर्व फॉर लोकल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, ISDN was first started in। ISDN जो है कहाँ स्टार्ट हुआ था? 1990 इन सिंगापुर, 1990 इन मैक्सिको, 1997 इन नाइजीरिया, 1956 इन संघाई। तो ISDN जो है सिंगापुर 1990 इन सिंगापुर में स्टार्ट हुआ था। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, और ये जो है 1990 में सिंगापुर से स्टार्ट हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, फादर ऑफ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हम किसको कहते हैं? FW टेलर, हेनरी फ्योल या माइकल गॉर्मन या मैक्स वेबर। तो फादर ऑफ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो हम लोग FW टेलर को बोलते हैं। इसका मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर रखा है, लिस्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। ये सारे आपको प्रिंसिपल के साथ आप कौन इनके निर्माता है उनका पूरा नाम याद होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग में आता है, ये सब आ चुका है UGC में, तो एकदम अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? FW टेलर। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट या फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हेनरी फ्योल। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एल्टन मायो। थ्योरी एक्सेंट थ्योरी बाय DM MC गिरोवर। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी या फादर ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, F हेज़बर्ग। हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी या मोटिवेशनल थ्योरी, अब्राहम मास्लो। फिर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, मैक्स वेबर। मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, पीटर ड्रुकर। पोस्टकॉप, लूथर गुलिक। थ्योरी जेड, ओकी। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक्स, मैककॉल्विन। MBO, मैनेजमेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स, पीटर ड्रुकर। जीरो बेस्ड बजटिंग, पीटर फायर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, फीचर्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम आर प्रिसीजन, रिकॉल, रेलेवेंस या ऑल ऑफ दिस। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के बारे में मैंने कल के वीडियो में बता दिया था। तो इसके जो फीचर्स हैं प्रिसीजन, रिकॉल, रेलेवेंस और ऑल ऑफ दिस सारे हैं।
तो ये जो है प्रिसीजन, रिकॉल, रेलिवेंस, ये तीनों इसके फीचर्स हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम पे मैंने एक डिटेल वीडियो बता रखा है, उसमें मैंने आपको प्रिसीजन रेशियो का फार्मूला, रिकॉल रेशियो का फार्मूला बताया है, तो वो फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। तो वो वीडियो आप लोग चैनल पर से जाके देख लीजिए, या तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उससे आप लोग जुड़ जाइएगा। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द 4 फेज ऑफ SDI आर सिलेक्शन, नोटिफिकेशन, फीडबैक एंड मॉडिफिकेशन, या ऑल ऑफ दिस। तो SDI जो है इसको किसने बताया था, तो SDI को जो है HP लुहून के द्वारा बताया गया था। SDI का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, यूजर के द्वारा जो सेलेक्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन वो बताया जाता है। तो इसका जो इसमें जो चारों फेज हैं, सिलेक्शन, नोटिफिकेशन, फीडबैक एंड मॉडिफिकेशन, ये चारों इसके क्या है, फेज हैं, जो कि HP लुहून के द्वारा बताया गया था। तो SDI और एक होता है CS, जिसमें SDI का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन, जो कि पर्सनलाइज सर्विस होता है, यूजर के हिसाब से इंफॉर्मेशन दिया जाता है लाइब्रेरियन के द्वारा यूजर को। और एक CAS होता है CAS होता है करंट अवेयरनेस सर्विस, जो कि ऐसा जो करंट में जो न्यूज़ चल रहा है वो जो सारे यूजर्स को नीड होता है वो लाइब्रेरियन के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट क्वेश्चन, या मैच द फॉलोइंग है। आपको बताना है ओरिजिन ऑफ वर्ड, सिनोनिम्स ऑफ ए वर्ड, हाउ टू इंस्टॉल ए गैजेट, या एड्रेस ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। लिस्ट 2 में वर्ड ऑफ लर्निंग, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, मैनुअल, थ्रेजर्स। इसमें आपको मिलाना है कौन सा किससे रिलेटेड है। तो ओरिजिन ऑफ वर्ड जो है वो है आपका डिक्शनरी से आएगा। सिनोनिम्स ऑफ ए वर्ड जो है आपका थेसॉरस से आएगा। थेसॉरस पे मैंने एक डिटेल लेक्चर ले रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम में से उसका भी देख सकते हैं। हाउ टू इंस्टॉल ए गैजेट में आएगा आपका मैनुअल। एड्रेस ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वर्ड ऑफ लर्निंग। तो हम लोग एक बार फिर से बैक करके सारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि डाटाबेस टेबल का कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या कहलाता है। तो डाटाबेस टेबल में कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन को हम फील्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि किस कमेटी ने रिकमेंड किया है टोटल कॉलेज के बजट का 10% लाइब्रेरी के लिए। तो कोठारी कमेटी ने बताया है। ये हमने रंगनाथन जी के द्वारा स्टाफ फार्मूला देखा। उसके बाद हमने एक एक करके सारे कमेटीज के नाम किसके द्वारा, उनका ईयर देखा। उसके हमने बाद डिटेल में हंटर कमीशन पढ़ा कि हंटर कमीशन कब आया है, किसके चेयरमैन के अंदर आया है, फिर किसके द्वारा हंटर कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था, फिर इससे कौन कौन रिलेटेड हैं, कौन कौन से लोग रिलेटेड हैं। फर्स्ट कमीशन कौन सा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा था, जो इंडिया में लागू हुआ, तो हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का दूसरा नाम क्या है, तो एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद सैडलर कमीशन देखा। सैडलर कमीशन 1970 में आया, जिसको हम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कमीशन भी कहते हैं। और ये जो है किससे रिलेटेड था कि जो भी प्रोफेसर को भी, यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन को भी उतना ही रैंक और सर्विस के बसीम है, तो हम लोग को उतनी ही सब कुछ सैलरी, रिस्पेक्ट, ये जो सब है यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन को प्रोफेसर के बराबर ही मिलना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा केनियन कमेटी, जो कि यूके से रिलेटेड है, यूके की पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा आता है राधा कृष्णन कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि इसमें हमको 3 चीजें, ये तीनों तो आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों पॉइंट तो आपको ध्यान से याद रखना है। जिसमें ये बताया गया है यूनिवर्सिटी बजट का 6.5% आपको लाइब्रेरीज पे खर्च करना है। 6% कॉलेज का बजट आपको कॉलेज की लाइब्रेरी पे खर्च करना है। 100 रुपये पर टीचर के द्वारा, 40 रुपीज पर स्टूडेंट के द्वारा लाइब्रेरी में देना है, ताकि लाइब्रेरी का डेवलपमेंट हो सके। फिर उसके बाद आता है मुंडलेयर कमीशन। मुंडलेयर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, जो कि एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए था, जिसमें आपको ये बस इसमें यही पूछा जाता है कि मुंडलेयर कमीशन इज रिलेटेड टू, तो आपको याद रखना है एकेडमिक लाइब्रेरी। फिर उसके बाद आता है सिन्हा कमेटी। सिन्हा कमेटी KP सिन्हा के द्वारा गवर्न किया जा रहा था। इसको हम एडवाइजरी कमेटी भी कहते हैं। ये इनका पब्लिक लाइब्रेरी और स्टैग्नेशन पूल्स ऑफ बुक, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो हमको इसको याद रखना है। ये फर्स्ट, सेकंड और ये लास्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये लास्ट स्लाइड, 5th स्लाइड। ये 4th स्लाइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये चारों पॉइंट इसमें याद रखिएगा। उसके बाद आता है UGC लाइब्रेरी कमेटी या रंगनाथन कमेटी। इसका डेट याद रखना है। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है। फिर रंगनाथन कमेटी के द्वारा कितना रुपए बताया गया था। रुपए तो 100% याद रहना चाहिए। मैच द फॉलोइंग में रुपए से भी आ जाता है क्वेश्चन। तो रंगनाथन कमेटी के द्वारा इस टीचर को 200 रुपए और स्टूडेंट को 15 रुपए
ये। और उसके बाद है हमारा कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन कब आया, किसके अंडर हो रहा था, दौलत सिंह कोठारी। और इसमें जो है 6 से लेके 8% एजुकेशन बजट का किस पे खर्च होना चाहिए, तो लाइब्रेरीज पे। उसके बाद ये तो ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल, जो कि आप लोग ओएसआई मॉडल के लेक्चर से कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हमने उसके सारे लेयर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन डिटेल से पढ़ा हुआ है उस वीडियो में। अभी बस हम इसका नाम देखेंगे, कौन कौन सा इसका नाम होता है। तो इसके 7 लेयर्स होते हैं, फिजिकल लेयर, डाटा लाइन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद हमारा आता है ISSN, जो है कितने नंबर का होता है, तो ISSN जो है हमारा 8 डिजिट का होता है। इसका हमने फुल फॉर्म देखा। और उसके बाद हमने देखा ISBN हमारा 13 डिजिट का होता है, ISSN हमारा 8 डिजिट का होता है। उसके बाद मार्क का जो टैग है 250, ये किसको इंडिकेट करता है, एडिशन को। तो ये हमने देखा कि एडिशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद हमने ये सारे टेबल्स याद कर लिया ये टैग का। उसके बाद हमारा आता है कि ISDN जो है सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ, 1990 में सिंगापुर में। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन था कि फादर ऑफ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट FW टेलर हैं। उसके बाद हमने ये जो जितनी भी थ्योरीज है मैनेजमेंट की, ये सारी लिस्ट हमने याद कर ली। नेक्स्ट से जो MCQ होगा उसमें मैं आपसे इससे क्वेश्चन पूछूंगी, उसमें मैं आपको बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन इसका नहीं बताऊंगी, तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8, फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम आर। तो ये हम लोग को तीनों पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर, फिर SDI के 4 फेजेस आपको बताने हैं, सिलेक्शन, नोटिफिकेशन, फीडबैक एंड मॉडिफिकेशन। SDI किस सर्विस किसके द्वारा बताया गया था, तो HP लुहून के द्वारा। CS सर्विस क्या होता है, करंट अवेयरनेस सर्विस। SDI सर्विस HP लुहून के द्वारा, जिसमें हम यूजर को पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन देते हैं लाइब्रेरियन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 हमको मैच द फॉलोइंग करना है, ये रेफरेंस सर्विस का टॉपिक है। तो ये था हमारा आज का MCQ सीरीज। ये आप लोग सारा ध्यान से 2-3 बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहेगा, पढ़ते रहेगा। थैंक यू।